नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग लेके आए हैं समरी ऑफ फार फ्रॉम द मेडिन क्राउड, जिसको लिखा था थॉमस हार्डी ने इन 1874 और इसको पब्लिश किया गया था एक मैगज़ीन में जिसका नाम है क्रॉनहिल। और ये जो पीरियड है वो विक्टोरियन एज है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके टाइटल को जानते हुए। और अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। जो लोग ग्रेजुएशन या मास्टर्स में इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर हम इस टाइटल को अंग्रेज़ी में अनुवाद करें तो हमें मिलता है शोर और घमंड से दूर। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो शोर शराबा है उन सब चीज़ों से दूर किसी शांतिपूर्ण इलाके में आरामदायक स्थान, इस चीज़ की जिक्र हो रही है, जहाँ से जिसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि शहर से दूर किसी गांव जैसे इलाके में जो थोड़ा आइसोलेटेड हो, लोगों की जनसंख्या कम हो, ऐसी जगह की बात कही गई है। तो ये तो हो गया टाइटल का मतलब। और अभी शुरू करते हैं कहानी में क्या है। तो कहानी में सबसे पहले दिखाया जाता है यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है गैब्रियल ओक। वो एक शीप फार्मर है, यानी वो भेड़ों को पालता है। उसके बहुत सारे भेड़ है, उसने बहुत ज़्यादा अपना पैसा जो है अपने भेड़ों पे इन्वेस्ट कर दिया है। और साथ ही साथ एक लड़की के बारे में भी कहा जाता है जिसका नाम है बादशिवा, जो दिखने में खूबसूरत है। और उसको जब वो पहली बार देखता है तो वो अपने आप को आईने में देख रही होती है। और दोबारा जब गैब्रियल ओक बादशिवा को देखता है तो वो एक घोड़े पे सवार थी। और हाँ, ये बता दो कि राइडिंग साइड सैडल, यानी कि साइड सैडल का अर्थ होता है जो महिला जिस प्रकार बाइक पे अगर साड़ियाँ पहनती है तो बाइक पे पीछे जब बैठती है या स्कूटर पे तो पैर दोनों तरफ साइड में रहता है, एक साइड में। उसी प्रकार जब घोड़े में महिलाएं बैठती है या कोई भी बैठे, दोनों पैर एक साइड में हो तो उसे हम लोग कहेंगे राइडिंग साइड सैडल। ठीक है, तो उस पोजीशन में वो उसे फिर से देखता है, मगर इससे बादशिवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसे पसंद ही नहीं करती थी गैब्रियल ओक को। एक दिन क्या होता है, गैब्रियल ओक बड़ी ही गहरी नींद में था। वो अपने कॉटेज में सो रहा था और उसके कॉटेज में आग लग जाती है क्योंकि उसने अपना खिड़की खोला नहीं था। यानी कि सर्दियों की जगह पे जो घर में आग लगाया जाता है तो वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है, मगर उससे क्या होता है, वो खिड़की बंद रखता है और उसके घर में धुआं भर जाता है, ऑलमोस्ट आग लग जाता है। तो इसे देखते हुए जो बादशिवा थी वो देखती है इस इंसिडेंट को और वो जाके उसे वहाँ से रेस्क्यू करती है। इसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद ही वॉज मोर इम्प्रेस्ड बाई बादशिवा, यानी गैब्रियल को बहुत पसंद आने लगती है बादशिवा। उसे लगता है कि इसने मेरी जान बचाई है तो शायद वो मुझसे प्यार करती हो। तो ये गलत विचार लेते हुए अपने दिमाग में वो उसकी आंटी, बादशिवा की आंटी मिसेस हर्स्ट के पास पहुंच जाता है फॉर द मैरिज प्रपोजल। बट उसकी आंटी मिसेस हर्स्ट बिल्कुल ही इसे पसंद नहीं करती और कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत लौंडे आए हैं यहाँ पे, यानी देखने वाले लड़के, और मेरी जो बादशिवा है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के वेट कर रहे हैं, तो तुम्हारे साथ शादी होने की तो कोई बात ही नहीं है। और वो बड़ा ही दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। मगर बादशिवा उस वक्त तो उसके घर पे नहीं थी, इसीलिए बादशिवा को जब पता चलता है कि यहाँ पे गैब्रियल ओक आया हुआ था तो वो दौड़ते हुए जाती है, उसे रोकती है और उसे समझाती है कि वो क्यों नहीं उससे विवाह कर सकती, शादी कर सकती। और बताती है कि वो हमेशा फ्री रहना चाहती है, मॉडर्न ज़माने की औरतों की तरह फ्री रहना चाहती है और शादी नहीं करना चाहती है। और वो कहती है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहूँगी। तो ये सुनते हुए गैब्रियल वहाँ से निकल जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर उसे पता चलता है कि बादशिवा ये इलाका छोड़ के चली गई है क्योंकि उसके अंकल का डेथ हो चुका है और उसके अंकल की प्रॉपर्टी भी उसे मिलने वाली है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे उसके अंकल का फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस में वो उसका काम करना शुरू कर देती है एज अ मालकिन। ठीक है, अभी वो यहाँ की मालकिन बन चुकी है फार्म हाउस की। तो ये हो गया एक किस्सा। नेक्स्ट एक और पार्ट है जिसमें दिखाया जाता है कि एक रात को बहुत ही बुरा होता है गैब्रियल ओक के साथ। उसके जितने भी भेड़ थे यानी शीप्स थे उन सब को उसका ही जो हंटिंग डॉग है, मतलब जो डॉग्स वो लोग रखते हैं अपने पहरेदार के तौर पे, वही डॉग्स सारे शीप्स को मार देते हैं। इससे क्या होता है, वो पूरे तरीके से गरीब बन जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसा अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इन्हीं भेड़ों पे लगा दिया था।
और उसके सारे के सारे भेड़ मर चुके हैं। तो अभी वो बिल्कुल गरीब, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा जो भी था उसने अपना ही प्रॉपर्टी बेच के उन कर्ज़ों को वापस किया, और वो पूरे तरीके से अभी भिखारी बन चुका है। तो वो चलते चलते यहाँ से निकल जाता है, और निकल के अभी कहाँ जाएगा, अभी वो बस चले ही जाएगा। चलते चलते वो एक ऐसे जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे एक फार्म हाउस है, और उस फार्म हाउस में दुर्भाग्यवश फिर से आग लग जाती है। और मतलब आग का इंसिडेंट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एक बार उसके कॉटेज में और दूसरी बार किसी और के फार्म हाउस में। बट ये किसी और के फार्म हाउस पे नहीं है, बल्कि बादशिबा का ही है। तो आपको बता दूं कि ये जो आग लगी थी फार्म हाउस में, ये बादशिबा के फार्म हाउस में ही लगी थी, जो कि ना एक टाइम उसके अंकल का था, अभी वो उसकी ओनर बन चुकी है। तो गैब्रियल वहाँ से गुज़र ही रहा था तो देखता है कि वहाँ आग लगी है। तो देन ही शो हिज ओन टैलेंट, वो अपना टैलेंट दिखाता है और वहाँ पे उस इंसिडेंट को वो होने से रोक देता है, मतलब आग को बुझा देता है। और वहाँ की जो मालकिन थी बादशिबा, वो देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर बादशिबा को गैब्रियल बताता है कि मेरा क्या कंडीशन है, या वो गरीब हो चुका है, यानी भिखारी हो चुका है। तो वो एक जॉब मांगता है उससे कि मुझे एक जॉब दे दीजिए। तो वो उसको अपने ही फार्म हाउस में एज अ एम्प्लॉय अपॉइंट कर देती है। अब यहाँ आने के बाद उसकी दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है लोगों के साथ, वहाँ के जितने भी और भी लोग थे जो एम्प्लॉय थे उनके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तो वो सुनता है किसी लेडी के बारे में जिसका नाम है फैनी रॉबिन। ये एक और नया कैरेक्टर है। फैनी रॉबिन वहाँ से मिसिंग है, ऐसा बात बोला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो किसी और के साथ भाग चुकी है, यानी शादी कर ली है। मगर ये बात सही नहीं था। वो एक्चुअली भागी तो थी, मगर किसी से शादी नहीं की थी, और लोग कह रहे थे कि वो किसी सोल्जर के साथ शादी करने वाली है या कर चुकी है। तो इसी बीच कोइंसिडेंटली गैब्रियल उसी फैनी रॉबिन से मुलाकात उसकी हो जाती है, पता नहीं कैसे मगर हो जाती है, क्योंकि प्लॉट बनाने के लिए राइटर कुछ भी कर सकते। तो यहाँ पे फैनी रॉबिन के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, और वो उसे हेल्प करना भी चाहता है, बट वो उसका हेल्प लेती नहीं है। और आगे चल के फैनी रॉबिन उसे एक चिट्ठी भी देती है जिसमें वो लिखती है कि वो किससे प्यार करती है, और जिससे वो प्यार करती थी उसका नाम है फ्रांसिस ट्रॉय। तो दोस्तों ये एक और कैरेक्टर है जिसको आपको याद रखना होगा, फ्रांसिस ट्रॉय, जो उसका बॉयफ्रेंड है। यानी फैनी रॉबिन प्यार करती है एक सोल्जर से जिसका नाम है फ्रांसिस ट्रॉय। अब आते हैं फिर से बादशिबा की तरफ में। बादशिबा बिकम वेरी पॉपुलर इन द एरिया बिकॉज शी वॉज अ वुमन एंड ऑपरेटिंग एज अ ओनर ऑफ अ फार्म। तो एक फार्म की ओनर होते हुए महिला के तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, बट हर कोई उसे नोटिस करता था एक्सेप्ट अ पर्सन जिसका नाम था विलियम बोल्डवुड। विलियम बोल्डवुड उसे बिल्कुल भी नहीं देखता था। तो इससे वो खफा हो जाती है कि मुझे क्यों नहीं देखता, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। यानी उसको भी एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। तो जो भी हो, इस बात पे हमें अभी नहीं आना है। तो हम आते कहानी में। कहानी में क्या होता है कि विलियम बोल्डवुड उसे देखता तक नहीं है, इसीलिए वो प्लान करती है एक प्रैंक टाइप का, जो वैलेंटाइन डे के दिन होता है। उसमें वो बोल्डवुड को एक चिट्ठी लिखती है, जिस चिट्ठी में वो लिखती है मैरी मी। तो ये कुछ शब्द थे, मैरी मी के सिवाय वो कुछ नहीं लिखती है। इससे वो कंफ्यूज होता है और शॉक्ड भी हो जाता है, इसलिए वो सोचता है कि इतनी खूबसूरत औरत मुझे ये चिट्ठी लिख रही है। वो कंफ्यूज होता है और गैब्रियल के पास जाता है कि जानने के लिए कि यह हाथ की लिखावट किसकी है। इससे गैब्रियल जो था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है कि जो लड़की कहती है कि कभी शादी ही नहीं करेगी, वो इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करना चाहती है। तो अगली बार जब वो कॉर्न मार्केट में जाती है तो इस बार बोल्डवुड उसे नोटिस करता है। इससे बादशिबा बहुत ही सेटिस्फाई होती है, मगर वो असल में फंस चुकी है, क्योंकि उसने गलत काम किया है। वो शादी करना नहीं चाहती है, बस नोटिस पाने के लिए वो ऐसा लिख चुकी थी। अब की बार बादशिबा के पास बोल्डवुड आता है और कहता है कि हाँ, तुम मुझसे तो शादी करना चाहती हो, तो मैं तो तुमसे शादी करना ही चाहता हूँ। मगर वो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। बोला क्यों? क्योंकि मैं सोचूंगी इस बारे में, ऐसा वो कहती है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बात है, मुझे तो इसने खुद ही लिखा था, अभी बोल रही है कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तो जो भी हो, वो वहाँ से चली जाती है एंड शी वेंट टू गैब्रियल फॉर द सॉल्यूशन। गैब्रियल के पास जाती है उसके सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए कि अभी क्या किया जाए। मैंने तो उसे बोल दिया है, मैंने उसे बोला कि मैं सोच रही हूँ। तो गैब्रियल बस निराश ही हो पाता और कुछ नहीं हो पाता।
हाँ, मगर गैब्रियल अपने प्रपोज़ल के बारे में कहता है कि मैंने भी तो तुमको ऐसा कहा था। तो वो इसमें गुस्सा हो जाती है बाथशेबा और उसे जॉब से निकाल देने का बात कहती है। फिर खुद ही उसे रोक देती है क्योंकि वो जानती है कि गैब्रियल कितना इम्पोर्टेंट वर्कर है उसके लिए, उसके हिसाब से। और अगले दिन बोल्ड वुल्फ दोबारा आता है अपने प्रपोज़ल के साथ और वो फिर से उसे डीले कर देती है कि मैं तुमसे बाद में सोच रही हूँ इस बारे में, शादी के बारे में। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, एक और मैन के साथ उसकी मीटिंग होती है, एक आदमी के साथ, और वो आदमी बड़ा ही हैंडसम दिखने में था और वो उसे डायरेक्टली किस कर देता है। और इसके बाद बाथशेबा तो हैरान हो जाती है, बट शी ऑल्सो फेल इन लव, वो भी उससे प्यार करने लगती है। और ये आदमी कौन था? ये आदमी वही आदमी था जिसका नाम है फ्रांसिस ट्रॉय, जो एक टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैनी रॉबिन का वो बॉयफ्रेंड है। मगर अभी क्या हो गया, अभी तो कुछ चेंज आ गया देखने में लग रहा है। ये बात जानने के बाद कि अभी बाथशेबा नए किसी इंसान से प्यार कर रही है जिसका नाम ट्रॉय है, ये जानते ही गैब्रियल को बड़ा ही गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कह नहीं पाता। बस इतना कहता है, तुमने तो ऑलरेडी किसी और को प्रॉमिस कर दिया, यानी बोल्डवुड को, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो इस बात पे बाथशेबा उसका इंसल्ट कर देती है वहाँ पे। नेक्स्ट बाथशेबा एक लेटर लिखती है बोल्डवुड को और वहाँ पे वो डायरेक्टली उसे ना कर देती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती है। मगर इस बात से जो बोल्डवुड था वो बहुत ही खफा हो जाता है। अब वो बाथशेबा भी समझ जाती है कि वो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगा, वो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रही है, क्योंकि कोई भी कभी भी रिवेंज ले ही सकता है, बदला ले ही सकता है। और उसे भी डर था कि बाथशेबा के साथ बदला लेने के लिए बोल्डवुड फ्रांसिस ट्रॉय को नुकसान कर सकता है। तो वो उससे सजेस्ट करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ फ्रांसिस ट्रॉय को और इस सिटी से बाहर निकल जाओ। और इसके बाद जो भी हो, कुछ दिनों बाद फ्रांसिस ट्रॉय और बाथशेबा की शादी हो जाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने फार्म को हैंडल करेंगे, यानी दोनों मिलकर फार्म को चलाएंगे। मगर शादी होने के बाद असलियत का पता चलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शादी का लड्डू जो है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये लोग को तो पछताना ही था। तो अब क्या हुआ, अब रियलिटी धीरे धीरे सामने आने लगा अबाउट द मैन जिसका नाम था ट्रॉय। वो बहुत ही पियक्कड़ व्यक्ति था, दिन रात पीता रहता था, वो गैम्बलिंग यानी जुआ खेलता था, घोड़ों पे पैसा लगाता था और बिल्कुल आलसी आदमी था। क्योंकि उसका ये होना भी अनिवार्य था, क्योंकि वो एक सोल्जर है, उसका जीवन फार्म में नहीं कटाया जा सकता है। तो उसका लाइफस्टाइल बदला और वो पूरे तरीके से बेकार आदमी लगने लगा अकॉर्डिंग टू बाथशेबा। इस बीच एक दिन गैब्रियल सबको अलर्ट करता है अबाउट अ स्टॉर्म, एक तूफान आने वाला है। मगर कोई उसके बात को उतना गौर नहीं करता, स्पेशली जो फ्रांसिस ट्रॉय था वो तो दारू पी के पड़ा हुआ था, उसके साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी दारू पी ली थी। तो उस रात बहुत ही ज़ोर का तूफान आता है और बाथशेबा और गैब्रियल मिलके बहुत हार्ड वर्क करते हुए अपने फार्म को प्रोटेक्ट करते हैं। अगले दिन बाथशेबा और ट्रॉय मार्केट से आ रहे होते हैं तो उन्हें एक गरीब महिला दिखती है और ट्रॉय उसे कहता है बाथशेबा को कि तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। एक्चुअली जो वुमेन थी, जो बहुत ही गरीब वुमेन थी, वो कोई और नहीं फैनी रॉबिन थी, जिससे एक वक्त ट्रॉय बहुत प्यार किया करता था। और जब फ्रांसिस ट्रॉय अपने घर वापस जाता है तो बाथशेबा उससे पूछती है कि ये लेडी कौन थी। तब वो बताता है कि मैं एक टाइम इसी लड़की से प्यार किया करता था। और कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ आती है कि फैनी रॉबिन जो थी उसका डेथ हो चुका है, वो मर चुकी है। हालांकि फैनी रॉबिन जो थी वो बाथशेबा के फार्म में ही काम करती थी। अगर इस कहानी के सामने वाले हिस्से को आप लोग फिर से सुने तो आपको पता चलेगा, मैंने कहा था कि फैनी रॉबिन जो थी वो यहाँ की ही एक वर्कर थी। तो बाथशेबा कहती है कि उसके डेड बॉडी को यहाँ लाया जाए, उसके कॉफ़िन को यहाँ लाया जाए। तो उस कॉफ़िन के अंदर सिर्फ एक ही डेड बॉडी नहीं थी, हालांकि वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ थी, क्योंकि एक उसका बच्चा भी वहाँ पे था। यानी फैनी रॉबिन को प्रेग्नेंट कर दिया था किसी ने। ऑब्वियसली आप लोग समझ पा रहे हैं किसने किया होगा। इस डेड बॉडी को देखने के बाद ट्रॉय बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे किस भी करता है एंड सेड वंस आई लव हर, ऐसा बात बोलता है। और इससे ये पता चलता है कि स्टिल वो उसे अभी भी प्यार करता है। और फिर खबर मिलती है कि ट्रॉय अपने इलाके को छोड़ के चला गया है, कहीं और चला गया है, बर्ड माउथ नामक एक जगह पे चला गया है। एक दिन ट्रॉय स्विमिंग कर रहा था तो वो
वहाँ पे ड्यू टू फोर्स ऑफ वाटर वहाँ पे डूबने वाला था, मगर कोई एक वो बोट आके उसे बचा लेता है और वहाँ के जितने भी सेलर थे उसे बचा लेते हैं, बचा के उसे 6 महीने के लिए अमेरिका लेके चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद ट्रॉय मर चुका है, और लोग तो कंफर्म कह रहे हैं कि ट्रॉय मर चुका है, और मगर ये बात पे बिलीव नहीं करती है बादशिवा। मगर टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कई साल गुजर जाते हैं, तो उसे भी लगने लगता है कि शायद ये बात सही है कि उसकी हत्या या उसकी मौत हो चुकी है, यानी अकॉर्डिंग टू बादशिवा ट्रॉय इज़ डेड। इसके बाद बोल्डवुड अगेन बादशिवा को प्रपोज करता है शादी के लिए, एंड दिस टाइम शी एक्सेप्ट, वो उस शादी के लिए उस प्रपोज़ल को मान लेती है। तो प्रपोज़ल के मानने की खुशी में बोल्डवुड एक बहुत ग्रैंड पार्टी अरेंज करता है और उस पार्टी में सभी को इनवाइट करता है ताकि सबके सामने वो फिर से प्रपोज़ कर पाए और लोगों को दिखाए। और यही होता है, वो पार्टी में सबके सामने बादशिवा को प्रपोज़ करता है और वो उसे स्वीकार भी कर लेती है। मगर कोइंसिडेंटली क्या होता है, बादशिवा का पहला पति जो था फ्रांसिस ट्रॉय वहाँ पे आ जाता है एज अ सर्कस में काम करने वाला एम्प्लॉय, और ये चीज़ देख के शॉक्ड हो जाते हैं सभी के सभी, पूरा इलाके के जितने भी लोग पार्टी में थे सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है। मगर ये संभव हो चुका था और वो उसे अपनी पत्नी का हाथ खींचते हुए वहाँ से ले जाने को रेडी रहता है। यानी कि अभी जो फ्रांसिस ट्रॉय है वो उसकी पत्नी बादशिवा का हाथ खींच के ले जा रहा था, मगर इस बात में शुरुआती में जब वो ऐसे ही जब बोलता है कि चलो मेरे साथ घर, तो बादशिवा भी रेडी थी और बोल्डवुड भी बोलता है ठीक है लेके जाओ, तुम्हारी पत्नी है। मगर जब उसका हाथ खींचने लगता है ना, तब बोल्डवुड को आता है गुस्सा और वो अपनी बंदूक को निकालता, चला देता है गोली और उसे मार देता वहीं पे, और इस प्रकार ट्रॉय की हत्या हो जाती है। अब वो मर गया। और दूसरी तरफ जो बोल्डवुड था उसे भी तो अभी जेल जाना है, तो उसको पहले तो डेथ सेंटेंस दिया जाता है, यानी कि मौत की सज़ा दी जाती है, सुनाई जाती है, मगर उसकी सज़ा को घटा के उम्र कैद में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और दूसरी तरफ अभी कौन बचा है, आप लोगों को पता है गैब्रियल बचा है। तो मगर गैब्रियल भी बहुत दुखी है, वो बोलता है कि अब छोड़ छाड़ के वो यहाँ से जाने वाला है। बट बादशिवा उसे रिक्वेस्ट करती है, पहले तो वो इनकार करता है, मगर अगली बार वो मान ही लेता है क्योंकि वो तो चाहता ही था इसको कब से। और इस प्रकार इन दोनों की शादी हो जाती है। बड़े धूमधाम से तो नहीं होती है, जस्ट एक छोटा मोटा प्रोग्राम होके इनकी शादी हो जाती है, और इसी प्रकार ये कहानी यही समाप्त है। और अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो ये लीजिए, प्रस्तुत है आपके स्क्रीन में। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जिनको चाहिए। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।